हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर निर्भय कुमार, मेडिकल एडमिशन काउंसलर एंड फाउंडर अर्ली करियर हेल्प। एमसीसी काउंसलिंग का शेड्यूल एमबीबीएस एडमिशन के लिए जारी हो गया है और इस मंथ में काउंसलिंग राउंड 1 स्टार्ट भी हो जाएगा। तो काउंसलिंग के प्रोसेस को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में मैं काउंसलिंग से रिलेटेड A to Z आपको समझाऊंगा बहुत ही सिंपल शब्दों में। स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू सिक्योरिटी का क्या सीन रहता है, चॉइस फिलिंग के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, फ्री एग्जिट क्या है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के होते हैं उन पे मैं बात करूंगा। उसके अलावा जो टर्मिनोलॉजीज काउंसलिंग में यूज होती है सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो एमसीसी जो काउंसलिंग कंडक्ट करती है वो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए कंडक्ट करती है और इसमें वो कवर करती है 15% सीट जो ऑल इंडिया कोटे के अंदर आती है। वो सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स होती है। मींस कोई स्टेट में अगर 100 सीट्स है किसी स्टेट्स की किसी कॉलेज में गवर्नमेंट की, तो उसकी 15 सीट्स बेसिकली उसके लिए एमसीसी काउंसलिंग करेगी। तो अप्रोक्स 400 कॉलेजेस हैं इंडिया में गवर्नमेंट की, तो उसकी 15% सीट्स के लिए एमसीसी काउंसलिंग करेगी। इसके अलावा जो बीएचयू की एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स है, एम्स की सारी सीट्स के लिए, जिपमेर की सारी सीट्स के लिए, एएमयू की सारी सीट्स के लिए, डीयू की 85% रिमेनिंग सीट्स के लिए और जामिया की 100% डेंटिस्ट्री सीट के लिए और 15% आईपी कोटा जो पेंशन वालों के लिए जो ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स है उनकी जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू जो कोटा है उसको भी कवर करेगी। ये जो काउंसलिंग है वो सर्टेन स्टेप्स में होती है। तो स्टार्ट होती है ये रजिस्ट्रेशन से, देन रजिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट से। उसके बाद चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद आपको आपके रैंक के बेस पे सीट अलॉट होता है और फिर जो सीट अगर आपको अलॉट हुआ तो वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, फिर आप अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हो। तो इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। टाइमलाइन एक बार देख लें तो जो सीट मैट्रिक्स है और सारे कॉलेजेस के वो आपको एमसीसी के वेबसाइट्स पे 18 से 19 तक अवेलेबल हो जाएंगी। 21 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 22 जुलाई से 28 जुलाई तक आपको लॉक चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस भी मिलेंगे और फर्स्ट राउंड के जो काउंसलिंग है उसका रिजल्ट आपको 31 जुलाई को आ जाएगा। उसके बाद आपको 1 वीक का टाइम मिलेगा आपको अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए और फिर आपको जाके नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी आपको 9 अगस्त से। उसी तरह थर्ड राउंड की काउंसलिंग 2 सितंबर से और स्टे राउंड की काउंसलिंग 20 सितंबर से। और ध्यान देने वाली बात है कि जो एमसीसी की काउंसलिंग होते एक बार स्टार्ट हो जाती है, इसी के पैरेलल सारे स्टेट्स अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं। 85% जो गवर्नमेंट्स की सीट्स है और 100% जो स्टेट में प्राइवेट कॉलेज की सीट्स है। तो एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि स्टेट काउंसलिंग का क्या एक्सपेक्टेड शेड्यूल है। तो ये जैसे मैंने बताया कि ये हमारा फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है, वो आपको 30 जुलाई तक चलेगा। 31 जुलाई को इसका आपको सीट अलॉटमेंट आ जाएगा और फिर इसी के बाद आपके स्टेट के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग समझे तो राउंड 1 जब एमसीसी का कंप्लीट होगा उसके बाद आपका स्टेट का राउंड 1 चालू हो जाएगा और उसी तरह फिर जब एक बार राउंड 2 कंप्लीट होगा एमसीसी का, स्टेट का राउंड 2 चालू हो जाएगा और लाइकवाइज ये चलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि मेरे स्टेट्स की अच्छी गवर्नमेंट सीट्स है तो मुझे स्टेट काउंसलिंग के लिए भी जाना है।
एमसीसी के लिए भी जाना है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। उन सभी चीजों को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर एक राउंड जो काउंसलिंग का है, जैसे मैंने बताया राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे राउंड, वो सर्टेन स्टेप्स में कंडक्ट होती है, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इन सभी राउंड में कुछ चीजें कॉमन होती है। हर एक राउंड के लिए आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन में भी आपको सारे राउंड के लिए नहीं करना पड़े, लेकिन चॉइस फिलिंग आपको सेपरेट करना ही होगा। और इसीलिए हम लोग हर एक राउंड को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट स्टेप था रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करना चाहते हो तो आपको 1000 रुपीज पे करनी होगी फी, और ये नॉन रिफंडेबल होगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो। तो अगर आप ओबीसी SC ST हो तो आपको 500 रुपीज देनी होगी। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग करना चाहते हो तो आपको 5000 रुपीज नॉन रिफंडेबल देनी होगी। तो ये दोनों जो अमाउंट है ये नॉन रिफंडेबल है। उसके साथ आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करनी होगी। तो गवर्नमेंट के लिए वो 10,000 रुपीज है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और कैटेगरी के लिए वो 5,000 रुपीज है। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हो तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करनी होगी। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ऑप्ट करना चाहता है और वो जनरल कैटेगरी का है तो 1000 प्लस 10,000 उसको 11,000 रुपीज देनी होगी। अगर वो कैटेगरी का है तो उसको 500 प्लस 5,000 5,500 देनी होगी। और वैसे स्टूडेंट जो डीम्ड के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और गवर्नमेंट के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर सिर्फ डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें 5,000 प्लस 2 lakhs मीन्स 2 लाख 5,000 रुपीज देनी होगी। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो पेरेंट्स का रहता है कि जिसे सारे करना है वो कितना देगा। तो जो हायर अमाउंट है 2 लाख 5,000 रुपीज वो पे करनी होगी। अब एक आता है कि ये पेमेंट करना कैसे है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको पेमेंट गेटवे वहां पे मिलेगा। वहां पे आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। और किस मोड से आप पेमेंट कर रहे हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सिक्योरिटी अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो वो रिफंडेबल है। और इन केस अगर आपको रिफंड होता है तो जिस अकाउंट से आप पे कर रहे हो सेम उसी अकाउंट में आपका पैसा रिफंड जाएगा। सो मेक श्योर आप अपने पेरेंट्स हो तो आप अपने अकाउंट से ही पे करें, जिससे कि रिफंड भी आपके अकाउंट में आए। और एक बार ये पेमेंट हो जाता है उसके बाद ही आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। तो अब देख लेते हैं हर राउंड के काउंसलिंग को और फिर हम लोग डिटेल में सभी को और समझेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट स्टेप है सारे राउंड्स के लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी ही करनी है। फर्स्ट राउंड के लिए तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अब सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए वो डिपेंड करेगा। और एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, सिक्योरिटी अमाउंट पे कर देते हो, चॉइस फिलिंग कर देते हो, फिर आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉट होगा डिपेंडिंग ऑन कि आपका रैंक क्या है, आपने क्या चॉइस फिल करा है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में एक सीट अलॉट हुआ, ठीक है, और या फिर आपको फर्स्ट राउंड में जो चॉइस डाला था उसमें से कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं हुआ। अब इस दोनों केस को समझते हैं। आपको एक सीट अलॉट हुआ तो उस केस में क्या होगा। उस केस में फिर आपके पास दो कंडीशंस बनेंगे कि
अगर ये सीट अगर आपको अलॉट हुआ तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस सब कॉलेज में जाइए, वहाँ फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, ठीक है। वो अगर आप करते हो तो फिर आपके पास ऑप्शन आएगा कि जो कॉलेज आपको मिला है उससे अगर आप सेटिस्फाई हो तब तो आपका काउंसलिंग यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर नहीं हो तो फिर आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। मीन्स आपने ये कॉलेज ज्वाइन कर लिया, मीन्स एडमिशन का प्रोसेस वहाँ पे जाके फॉर्मेलिटीज कर ली, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया और फिर आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो। तो आपको वहाँ पे कॉलेज में जब आप रिपोर्ट करोगे वहाँ पे आपको बोलना होगा कि मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे और कॉलेज फिर रिपोर्ट करेगा कि ये बच्चा अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता है। तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास एक सीट रिजर्व रहेगी और फिर आप फर्दर आगे काउंसलिंग के प्रोसेस में जाओगे और आगे जाके अगर सब्सिक्वेंट राउंड में आपको अगर अपग्रेडेशन मिलता है तो ये जो कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ था वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। फिर वहां पे आपको ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप अपग्रेडेड कॉलेज या ये कॉलेज चूज करो। मीन्स अपग्रेडेड कॉलेज जो आपको मिलेगा आपको वहीं पे एडमिशन लेना होगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। फिर आता है कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे आप नहीं जा रहे हो, रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपका फ्री एग्जिट हो जाता है। मीन्स कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो उस केस में आपका फ्री एग्जिट हो जाएगा। आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है आपको रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है राउंड 1 की काउंसलिंग है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब शुरू हो जाती है राउंड 2 की काउंसलिंग। तो राउंड 2 के काउंसलिंग में वैसे स्टूडेंट जिन्होंने विलिंगनेस डाला है अपग्रेडेशन के लिए उन्हें फिर से चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी। वो हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक चॉइस फिलिंग कर दिया, अलॉट हो गया, आप ग्रेडेशन के लिए डाल दिए तो चॉइस फिलिंग नहीं करोगे। आपको राउंड 1 में जाके फ्रेश चॉइस फिलिंग डालनी ही डालनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर जो ये सेकेंड केस था कि आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, तो उस केस में बेसिकली जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो आपको नहीं करनी होगी, ठीक है। आपको बस चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करनी होगी। तो ये ध्यान रखना है, वेदर आपको सीट अलॉट हो नहीं हो चॉइस फिलिंग करनी ही करनी है। और वैसे कैंडिडेट जिन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया है और वो अगर फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राउंड 2 में तो उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और फिर न्यू कैंडिडेट जो राउंड 2 में आना चाहते हैं तो उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये राउंड 1 का सीन था। अब यहाँ पे जैसे मैंने डिस्कस कर दिया तो ये पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड मेडिकल कॉलेज ऑफ राउंड 1 टू गेट चांस टू पार्टिसिपेट राउंड 2। ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप नहीं भी कर सकते, उसको छोड़ दोगे, लेकिन अगेन आपको राउंड 2 में, ठीक है, जाके फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन अगर वो कॉलेज का जो आपका सीट अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में उसको आपको रिटेन करना है और आगे अपग्रेडेशन के लिए जाना है तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करनी है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और फिर आगे जाना है। अब आती है राउंड 2 की। तो जैसे आप नए स्टूडेंट्स भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ है वो चॉइस फिलिंग करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि
कॉलेज जैसे आप अपग्रेडेशन के लिए डालते हो तो कॉलेज यहाँ पे एमसीसी को रिपोर्ट करेगा ये स्टूडेंट डाला है अपग्रेडेशन के लिए, तो वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। अब फिर अगेन राउंड 2 में आपका सीट अलॉटमेंट होगा। यहाँ पे अगेन ऑप्शन आएगा कि अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो गया, मीन्स कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे अब फ्री एग्जिट नहीं है। लाइक राउंड 1 में जो था, आप ज्वाइन कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, आपका सिक्योरिटी रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर सीट अलॉट हो गया राउंड 2 में और अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अगेन राउंड 1 की तरह मान लीजिए कि आपको सीट एलोकेट हुआ, लेकिन वो आपका चॉइस में बहुत नीचे का एलोकेट हो गया, आप चाह रहे हैं कि अच्छा कॉलेज मिल गया, तो अगेन राउंड 1 में जो प्रोसेस था, आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाइए, एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और अगेन आप अपग्रेडेशन के लिए डालिए। लेकिन आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं। आप अपग्रेडेशन के लिए डालोगे, राउंड 3 में अगर आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया तो वहां आप रिपोर्ट करो, यहाँ से आपको नया वाला कॉलेज मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहीं पे आपको पूरा करना पड़ेगा। और फिर ऑप्शन आता है कि आपको सीट अलॉट ही नहीं हुआ, तो फिर आप आगे के राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे और सेम राउंड 1 वाला ही प्रोसेस रहेगा। अब जैसे मैंने सारा कुछ समझा दिया, तो थोड़ा इसको और डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। तो जैसे मैंने बताया, जिनको तो राउंड 2 में राउंड 1 में सीट मिला ही नहीं, वो तो एलिजिबल हो ही जाएंगे, ठीक है। फिर वैसे स्टूडेंट जिन्हें सीट मिला फर्स्ट राउंड में, उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट भी कर दिया और वो अपग्रेडेशन चाहते हैं, तो भी एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे स्टूडेंट जिन्हें सीट अलॉट हुआ लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए और वहां पे मे भी कैटेगरी में कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं ले गए हो, वो वैलिड नहीं हो, या उस टाइप का कुछ सिचुएशन आ जाता है, ठीक है, तो अगेन वो एलिजिबल और हो जाएंगे राउंड 1 के लिए, राउंड 2 के काउंसलिंग के लिए, ठीक है। उसके अलावा फ्रेश कैंडिडेट जो है वो भी एलिजिबल होंगे। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जिनका अलॉट हुआ था और ज्वाइन नहीं किए थे, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। राउंड 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं होंगे, तो इसको हमें समझना है। तो ऐसे कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में मान लीजिए कि जिनको सीट अलॉट हुआ और उनके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं थे और जिनका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया, तो वो फिर एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। या फिर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो तो ऐसे ही एलिजिबल नहीं होंगे, ये समझ गए। अब सेकेंड आ जाता है कि कैन ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड विदाउट सबमिटिंग फेयर चॉइसेस बेस्ड ऑन चॉइसेस सबमिटेड इन राउंड 1। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर वो फ्रेश चॉइस राउंड 1 में नहीं डालता है, राउंड 2 में नहीं डालता है, तो वो उसको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगा, क्योंकि फ्रेश चॉइस हर राउंड में डालना जरूरी है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती किया था और बाद में जाके वो उनका काउंसलिंग से वो बाहर हो गए थे, तो वो देखना है, ठीक है। अपग्रेडेशन का ऑप्शन हमेशा रहता है राउंड 2 तक, तो उसको हमें देखना है। अब फिर हम लोग आ जाते हैं राउंड 3 पे। तो राउंड 1
में अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहेगा। राउंड 2 में राउंड 2 से राउंड 3 तक अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपग्रेडेशन चूज किया है वो राउंड 3 के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, और जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे वो राउंड 3 के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। अगेन चॉइस फिलिंग करना ही करना है। यहाँ पे भी सीट अलॉट होगा। अब यहाँ भी दो केसेस होंगे कि आपको कॉलेज मिल गया तो उस केस में अगेन आप रिपोर्ट करोगे। अगर रिपोर्ट करोगे आपको एडमिशन लेना होगा, अगर नहीं लोगे आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये नहीं कि आप 3 में ज्वाइन करके अगले राउंड के लिए जाओगे। राउंड 3 के बाद अपग्रेडेशन नहीं होता है। ठीक है, और फिर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 2 से राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन डाला है तो ऑटोमेटिक वो राउंड 2 में जो कॉलेज मिला था उससे रिलीव हो जाएंगे। उन्हें वो लेना पड़ेगा, उसका सर्टेन प्रोसेस है, और राउंड 3 ज्वाइन करना होगा। ऐसा नहीं होता है कि वो चूज कर पाए, जैसा मैंने पहले भी बताया। अब समझिए कि अगर स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ और वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रिफंड नहीं होगा। उसके अलावा वो आगे की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और फिर आता है वैसे स्टूडेंट जिनको कुछ अलॉट नहीं हुआ है तो वो स्टे राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो राउंड 3 बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। पहला, जिन्हें राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिला वो एलिजिबल हो जाएंगे। सेकेंड ग्रुप, जिन्हें सीट मिला लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे गए, वहां पे कैटेगरी या कुछ वैसा हुआ, वहां पे वो कैटेगरी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, वो एलिजिबल हो जाएंगे। जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ था और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था तो ऐसे स्टूडेंट्स का सिक्योरिटी अमाउंट राउंड 2 के बाद नहीं मिलने वाला है, और उन्हें राउंड 3 में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ्रेश सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा और ज्वाइन करना होगा। वो हमेशा ध्यान रखना है। कौन कौन एलिजिबल नहीं है, अगर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उस क्राइटेरिया में ही फेल हो गया तो वो नहीं कर पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन मस्ट है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और राउंड 3 के बाद आप सीट वैकेट नहीं कर सकते हो, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो फिर जैसा मैंने बताया कि आपको आगे के काउंसलिंग से रोक दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है और इसे ध्यान देना है। अब आता है स्ट्रे राउंड। राउंड 3 पे मैं आगे भी थोड़ा डिस्कस करूंगा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और है जो लास्ट में भी डिस्कस करूंगा। स्ट्रे राउंड, वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 3 तक कोई सीट नहीं मिला है वो पार्टिसिपेट करेंगे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स, वो पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, आपको सीट अलॉट होता है, जाइए कॉलेज ज्वाइन कीजिए, आप रिजाइन नहीं कर सकते हैं। और वैसे कॉलेज जिन्हें राउंड स्टे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया, अगर सीट अलॉट हो गया और वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनका तो बहुत बुरा है, क्योंकि वो 1 साल तक एग्जाम दे नहीं पाएंगे। मीन्स नेक्स्ट ईयर का भी नीट एग्जाम से उन्हें रोक दिया जाएगा और फी तो रुक जाना ही है। तो स्ट्रे राउंड और राउंड 3 बहुत क्रिटिकल होता है, वहां पे आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो। कौन कौन एलिजिबल नहीं है राउंड स्ट्रे राउंड के लिए उसको भी समझ लीजिए। जो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे ऑब्वियस है वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे।
वैसे स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है कॉलेज राउंड 3 के बाद, जैसा मैंने बताया कि राउंड 3 के बाद अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है, मीन्स आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया फिर आप एलिजिबल नहीं रह जाओगे स्ट्रे राउंड के लिए। या फिर वैसे कैंडिडेट जैसे मैंने बताया कि राउंड 3 में उनको सीट अलॉट हुआ था और उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया तो फर्दर राउंड से वहीं बाहर हो गए थे, तो वो भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि क्या स्ट्रे राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि वहां तक स्टेट्स की भी काउंसलिंग पैरेलल चल रही होती है और स्टेट में कुछ नहीं होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रे राउंड में आते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज देखते हैं। तो हाँ, स्ट्रे राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये होता है। तो अगर आपके पास पैसा है, बजट है और लास्ट में ऑल इंडिया काउंसलिंग में वापस आके डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप देखोगे तो स्ट्रे राउंड एक ऑप्शन रहता है। अब कुछ जो रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग के लिए उसको समझ लेते हैं। ऑलरेडी ये मैंने क्लेरिफाई कर दिया है राउंड 1 से स्ट्रे राउंड तक। बहुत सारे पेरेंट्स या स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, बोलते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करें, इतने 400 कॉलेज होते हैं, कैसे करें, हमें समझ में ही नहीं आता है कौन कॉलेज है, क्या आइडिया लगेगा, किस पे क्या रैंक पे मिलता है। तो इसके लिए जब आप एमसीसी के वेबसाइट पर जाओगे, जब आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे लास्ट ईयर का कितने मार्क्स पे कौन से कॉलेजेस मिले हैं, मीन्स कितने रैंक पे मिले हैं, वो आपको वहां पे दिखता है कट ऑफ, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि इस रैंक पे ये कॉलेज मिलना है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। हमेशा एक थंब रूल याद रखना है, ये मिस्टेक आप सपने में भी नहीं कर सकते हो अगर आप एमसीसी के लिए काउंसलिंग के लिए जा रहे हो। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा अगर रैंक थोड़ा ज्यादा है तो मैं खराब कॉलेज ही पहले डालूं या जो नीचे के चॉइसेस में है वो डालूं जिससे वो मुझे पहले मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हु नोज, आप ऐसा डालो और मे भी कि आपके रैंक पे कुछ अच्छा कॉलेज मिलने वाला हो, उसको आपने ऊपर ना डाला हो। तो हमेशा थंब रूल डालिए, आपका भले नीट स्कोर अच्छा हो खराब हो, आपको स्टार्ट टॉप कॉलेजेस से ही करनी है। वो सिस्टमेटिक वे में काउंसलिंग होता है, सिस्टम जो आपका रैंक है, जो आपके मार्क्स है, उसके बेसिस पे जो आपके कॉलेज अलॉट होना है वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। आपको चॉइस आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा। तो आप टॉप कॉलेजेस है जो कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, भले आपको ना भी मिलने वाला हो, उसको चॉइस में आप ऊपर ही डालिए। गलती से भी डीम्ड यूनिवर्सिटी ये सब में अगर नहीं जाना है या आप दोनों के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो उसको ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग से जैसे मैंने कितने बार दोहरा दिया कि हर राउंड के लिए फ्रेश चॉइस होगा। स्टूडेंट्स क्यूरियस होते हैं कि कितने चॉइस फिल कर सकते हैं, तो एमसीसी के काउंसलिंग के लिए कोई लिमिट नहीं है, तो जितना ज्यादा हो सके आप कॉलेज को डालिए ऑप्शन में, ठीक है। एक और क्वेश्चन रहता है कि चॉइस लॉक करना फिलिंग के बाद मैंडेटरी है क्या? तो ये डिपेंड करता है, एमसीसी के काउंसलिंग के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करोगे तो जैसे ही वो पीरियड ओवर होगा आपका ऑटोमेटिक चॉइस लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रिंट निकाल के रखना है कि क्या चॉइस ये सब डाला है तो उसको आप लॉक करके फिर प्रिंट कर सकते हो। लेकिन लॉक करने से पहले आप एक एक चॉइस को अच्छे से देख लो, सारा समझ लो, तभी आप लॉक करना, क्योंकि एक बार आप चॉइस लॉक कर दिए तो आप बैक नहीं जा सकते हो। तो ऐसा ना हो कि बीच में कोई ऐसा कॉलेज पड़ गया जो आपको लेना ही नहीं है और आपने गलती से ऊपर डाल दिया और वो आपको अलॉट हो गया, तो वहां पे फिर फर्स्ट राउंड तक तो भी ठीक रहता है कि आप
को आप अपग्रेडेशन ये सब में डाल के निकल सकते हो, लेकिन बाद में दिक्कत हो जाती है। एक और क्वेश्चन जैसे आता है कि बाय मिस्टेक अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया के मिक्स सब कर दिया, जैसे यहाँ पे है व्हाट टू डू इफ आई बाय मिस्टेक had opted for deemed universities when I wanted to opt only for all India quota। मीन्स कि स्टूडेंट को सिर्फ ऑल इंडिया के लिए जाना था, उसको डीम्ड के लिए नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने चूज कर लिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसे कुछ लग जाएंगे आपको ज्यादा, अगर आपने फी पेमेंट कर दिया होगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला वो कर दिया होगा, तो आपको रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, आप रीसेट कर दीजिए, लेकिन आपको फिर से फ्रेश पेमेंट करनी पड़ेगी। सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड मैं पहले भी क्लियर कर दिया हूँ, यहाँ पे अच्छे से और क्लियर कर लेता हूँ कि अगर राउंड 1 में आपको सीट अलॉट होता है और इसके बाद आप चाहते हो कि आप राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करो, ठीक है, तो एक कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आपको कॉलेज जाके रिपोर्ट करना ही होगा, क्योंकि राउंड 1 में फ्री एग्जिट है। लेकिन फ्री एग्जिट आप अगर लेते हो तो राउंड 2 के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा राउंड 1 में वो रिटेन नहीं रह पाएगी। तो वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ है, तो फॉर सेफर साइड मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉलेज को जाके रिपोर्ट कीजिए, कॉलेज को रिटेन कीजिए और अपग्रेडेशन के लिए डालिए। लेकिन उस केस में अगर आप अपग्रेडेशन के लिए डालते हो तो उस कॉलेज में फिर आपको अगर अपग्रेडेशन नहीं मिलता है तो जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को समझ लेना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर राउंड 2 के बाद आप रिपोर्ट नहीं किए तो आपका पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है रिफंडेबल। सीट अलॉटमेंट जैसा मैंने बताया कि राउंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है, और उसमें एक इम्पोर्टेंट है जो मैं कई बार बोल चुका हूँ पहले भी, कि राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉट हो गया और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप एमसीसी के स्ट्रेट राउंड से तो बाहर हो ही जाओगे। ऐसा रूल है कि आप स्टेट के भी फर्दर जो काउंसलिंग है उससे भी आप बाहर हो जाओगे। ये रूल है, लेकिन ये फॉलो अच्छे से होता नहीं है, और सेम स्टेट के लिए भी ये ट्रू है, लेकिन बेसिकली कॉलेज ही रिपोर्ट नहीं करते हैं टाइम पे, वो दिक्कत आती है जिसके वजह से ये सारे स्टेट्स में फॉलो नहीं हो पाती है। अब अपग्रेडेशन से रिलेटेड जैसे मैं क्लियरिफाई कर दिया हूँ, अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपको राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3 तक रहता है। मीन्स कि राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिला, आप उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर दिए और राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट किए अपग्रेडेशन के लिए। राउंड 2 में अगर आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिला तो ये वाला कॉलेज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। उसी तरह राउंड 2 से 3 में अगर राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आप जाके रिपोर्ट करोगे और राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए जाओगे, यहाँ कॉलेज मिला तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, यहाँ पे आप खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ तो आपको इस कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा, फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार राउंड 3 में अगर आपको अलॉट हो गया एक्स्ट्रा राउंड में तो फिर आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते हो। अब एक जैसे मैंने बताया कि अपग्रेडेशन में राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ और अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो अपग्रेडेशन के लिए गए राउंड 2 में, तो वहां पे क्या डायरेक्ट ज्वाइन कर लोगे? ऐसा नहीं है। अगर राउंड 2 में आपको अपग्रेडेड सीट मिलता है तो आपको ऑनलाइन रिलीविंग लेटर लेना होगा, ठीक है, वो सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा।
और उसके बाद ही आप जाके रिलीविंग लेटर फिर ज्वाइन कर सकते हो। अब आता है सिक्योरिटी रिफंड से रिलेटेड, उसको भी मैं दोबारा क्लेरिफाई कर देता हूँ। फर्स्ट राउंड के बाद अगर प्री एग्जिट लेते हो तो सिक्योरिटी रिफंड हो जाएगा। वैसे स्टूडेंट जिनको किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ उन्हें सिक्योरिटी रिफंड हो जाएगा। वैसे स्टूडेंट जिन्हें सीट अलॉट लगा और वो एडमिशन भी ले है तो उन्हें भी सिक्योरिटी रिफंड हो जाएगा। सिक्योरिटी जो रिफंड होता है अमाउंट वो काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद ही होता है। और जैसा मैंने बताया कि जिस बैंक से जिस अकाउंट से पेमेंट हुआ है उसी अकाउंट में जाएगा। तो मेक श्योर कि वो अकाउंट एक्टिव हो आगे के लिए भी, और अपने ही अकाउंट या अपने जानने वाले के ही अकाउंट से करे कि एक बार अमाउंट रिफंड हुआ तो फिर आपको सही सलामत मिल जाए। सिक्योरिटी लॉस किस केस में होगा, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ उसे भी रिपीट कर देता हूँ कि आपको राउंड 1 के बाद कोई भी राउंड में अगर सीट अलॉट हो जाता है और आप ज्वाइन नहीं करते हो उस केस में आपका सिक्योरिटी जाना है और रिफंड नहीं होने वाला है। आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिलता है और फिर अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो वहां भी आपको सिक्योरिटी लॉस हो जाएगा। इसके अलावा कुछ क्लेरिफिकेशन है जो पेरेंट्स पूछते हैं फी से रिलेटेड कि कौन से कॉलेज का क्या फी है वो कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली सारे कॉलेजेस एक आइडिया फी का जो होता है वो एमसीसी को दे देते हैं और एमसीसी के साइट पे वो सारा अपलोड रहता है, ठीक है। तो वहां से आप जाके एक आइडिया ले सकते हो, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन वहां पे रहता है, ठीक है। बाकी ज्यादा इसके बारे में एमसीसी का कुछ भी कंट्रोल नहीं है। वो सारा ये सब जो फी है वो स्टेट टू स्टेट वेरी होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का वेरी होता है। आपको जाके वहां पे सारा देखना है। एमसीसी कोई फी फिक्स नहीं करती है यूनिवर्सिटीज का। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और एमसीसी सिर्फ काउंसलिंग करती है और जो आपका सीट अलॉट होता है वो प्रोविजनल रहता है। तो ये जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट है इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। जो अलॉटमेंट लेटर है, एडमिट कार्ड जो है नीट का वो चाहिए, रीट का रिजल्ट रैंक चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मेरी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से ही हो जाता है, वो नहीं है तो बाकी ये सर्टिफिकेट्स चाहिए, फोटोज चाहिए। तो ये सारा लिस्ट है, वहां से देख सकते हो। और एक पेरेंट्स क्वेश्चन रहता है कि अगर मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी मिसिंग है तो क्या होगा अगर मैं कॉलेज में रिपोर्ट करूंगा। तो ध्यान रखिए कॉलेज में जब एक बार आपको रिपोर्ट सीट अलॉट हो जाता है उसके बाद सिर्फ 1 वीक का ही टाइम रहता है, उसी में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। और एक बार आप रिपोर्ट करने जाओगे और वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रॉपर, ठीक है, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप काउंसलिंग से भी में भी बाहर हो जाओगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म जो है सारे को फाइल में अच्छे से करके रेडी रखिए, क्योंकि ये सारे राउंड्स इतने जल्दी जल्दी होते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है। कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स जो है अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, सब कुछ रेडी रखना है, ओरिजिनल फॉर्म में रखना है और जब भी जरूरत हो वो अवेलेबल होना चाहिए। और उसी को मैंने यहाँ पे दिया है कि एमसीसी का कोई कंट्रोल होता नहीं है। द कैंडिडेट हु हैव बीन allotted at seat through NEET UG counseling by MCC are informed that their admission is provisional subjected to physical verification of documents by the allotted college authorities. The MCC has no role to play in physical verification of documents. The candidate need to have their
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो वो अगर नहीं होता है तो मे बी क्या आपका एडमिशन नहीं होगा। बर्थ सर्टिफिकेट के लैंग्वेज को लेके होता है कि जो मे बी कोई अदर स्टेट का है, वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उस केस में क्या होता है, तो जनरली क्या है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश है वो ठीक है। लेकिन कुछ बेसिकली तो ये दो लैंग्वेज में तो आपका है तो ठीक है, लेकिन कुछ जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश में ही मांगते हैं। साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, तो उस केस में अगर आपका हिंदी में है या रीजनल लैंग्वेज में है तो आप बेसिकली ओरिजिनल के साथ आप एक उसका सर्टिफिकेट बना के उसको इंग्लिश वर्जन में करवा के अटेस्ट करवा के उसको आप ओरिजिनल के साथ लगा के रखो। तो ये एमसीसी काउंसलिंग से रिलेटेड थी, सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी। और जैसा मैंने बताया कि ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कितना हैक्टिक रहता है, 400 के लगभग कॉलेजेस है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जिपमेर है, तो वहाँ पे चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप बाय स्टेप सारे राउंड्स को समझना होता है, पैरेलल में स्टेट्स की काउंसलिंग चल रही होती है। तो अगर आप वेल अवेयर नहीं है तो एक छोटी सी गलती भी आपको लाइफ टाइम रिग्रेट दे सकती है। तो अगर आप वैसे पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप अर्ली करियर हेल्प से कांटेक्ट कीजिए, जहां मैं खुद 1-to-1 काउंसलिंग सेशन करता हूं। और जो भी चॉइस फिलिंग से रिलेटेड है, क्या आपके रैंक पे पॉसिबिलिटीज बन रही है स्टेट काउंसलिंग में, गवर्नमेंट की 15% सीट्स के लिए एमसीसी काउंसलिंग में, प्राइवेट कॉलेजेस में, या फिर बहुत लोअर नीट स्कोर है तो अब्रॉड के क्या ऑप्शंस बन रहे हैं, सारे चीजों को लेके आपको कंफ्यूजन से क्लियरिटी की ओर मैं लेके जाऊंगा। आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो हो कि नीट यूजी एमसीसी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिली होगी। और मैं फ्राइडे को फ्री सेशन कंडक्ट करता हूँ, जहाँ पे पेरेंट्स या स्टूडेंट मुझे लाइव मेरे से जुड़ सकते हैं और जो भी उनके डाउट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट उनके बारे में सारी जानकारी उन्हें मिल जाएगी। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं काउंसलिंग, पुअर स्टूडेंट है, पेरेंट्स हैं, तो आप मेरे फ्री सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हमेशा हेल्प करता हूँ, या आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस को लाइटली नहीं लेना है, खासकर अगर आपका नीट स्कोर बच्चे का उस रेंज जोन में है जहाँ पे लग रहा है कि स्टेट काउंसलिंग में भी सीट मिल सकती है, ऑल इंडिया में भी मिल सकती है, या फिर प्राइवेट में भी देख रहे हो, बाहर के भी ऑप्शन का देख रहे हो, तो बहुत सारी चीजें चल रही होती है। तो वहाँ पे एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है। तो आप काउंसलिंग को गेस नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे के लाइफ को गेस नहीं कर सकते हैं, आप उसे गाइड कीजिए या अर्ली करियर हेल्प के हेल्प से उसे एक नए डायरेक्शन को दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।